हाँ जी बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आज के इस लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं ईसीजी के बारे में, या फिर आप बोल सकते हो ईसीजी का जो बेसिक्स होता है। मतलब आज आपकी फर्स्ट क्लास है, तो अपन ईसीजी का जो बेसिक होता है वो डिस्कस करने वाले हैं, ताकि अपन जब कंप्लीट ईसीजी पढ़ें तो वहां पर अपन को कोई भी जो टर्म्स वगैरह हो, वहां पर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं आए। जनरली यहाँ पर जब अपन ईसीजी पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारी टर्म्स यूज होगी, है ना, स्पेशली मेडिकल टर्म्स में, तो वहां पर अपन को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए मैंने ये बेसिक वाली क्लास रखी है, ताकि इस क्लास को अपन कर लेंगे तो आगे जैसे अपन धीरे धीरे बढ़ेंगे तो वहां पर अपन को किसी भी टाइप की, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आवाज वगैरह अच्छे से आ रही होगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। तो उससे पहले जो भी बच्चा हमारे इस चैनल के ऊपर नया है और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी धमाकेदार क्लासेस की नोटिफिकेशन आप सभी को रेगुलरली मिलते रहे। आइए तो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा जी, बेसिक आज अपनी फर्स्ट क्लास है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा जी, सबसे पहले ईसीजी क्या होता है? एक टाइप का टेस्ट होता है। आपको पता है एक टाइप का टेस्ट है। जनरली जिन भी पेशेंट की चेस्ट में पेन होता है, जिसको घबराहट होती है, एंजाइटी होती है ना, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, मतलब पसीना आने लग जाता है, घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर, उससे भी सीवियर कंडीशन ये है कि चेस्ट पेन हो रहा है। कोई पेशेंट आता है हॉस्पिटल के अंदर, क्या कंप्लेंट लेके आता है कि मेरे चेस्ट में बहुत तेज पेन हो रहा है। पेन जो होता है लेफ्ट शोल्डर में माइग्रेट कर रहा है, ऊपर नेक तक माइग्रेट कर रहा है ना। तो स्पेशली चेस्ट पेन वाली कंडीशन हो गई, घबराहट वाली कंडीशन हो गई, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर आपको एक टेस्ट रेकमेंड करता है, दैट इज ईसीजी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी, इसे अपन कॉमन लैंग्वेज में या फिर जो अदर कंट्रीज होती है वहां पर ईसीजी ना बोलकर ईकेजी भी बोलते हैं। तो अगर ईसीजी की जगह ईकेजी आ जाए तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये एक टाइप का टेस्ट है। अब इस टेस्ट के अंदर क्या होता है बेटा जी? इस टेस्ट के अंदर कुछ नहीं, हमारा जो हार्ट होता है उसके अंदर क्या हो रहा है वो पता लगाया जाता है, ठीक है। तो ईसीजी क्या है? एक सिंपल सा टेस्ट है। वो टेस्ट किसके लिए किया जाता है? हमारे हार्ट के लिए किया जाता है, ठीक है। हमारा हार्ट अपन बचपन से पढ़ते आए हैं कि हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर है ना। देखो बेटा, डायग्राम पे मत जाना, अभी आपसे बनेगा नहीं, आप सिंपल बॉक्स वाला डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको ऐसे कनेक्ट करना कि मैं ऐसे खड़ी हूं, है ना, तो यहाँ पर मेरा हार्ट है, तो ये इसका राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, ऐसे कनेक्ट करना। वहां से आपको ये उल्टा ही लगेगा, ठीक है। तो ये आपका हार्ट है। इस हार्ट के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ना, देखो बेटा जी, ईसीजी एक सिंपल सा टेस्ट है। वो टेस्ट किसके लिए किया जाता है? हमारे हार्ट को के लिए किया जाता है। अब हार्ट में क्या होता है? हमारे हार्ट के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। जनरली आपको पता है हमारा हार्ट क्या करता है? पंप करता है। किसको पंप करता है? ब्लड को पंप कर रहा है। कैसे पंप कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। 8 9 10 से अपन पढ़ते आए हैं कि हमारा हार्ट जो होता है ब्लड को पंप करता है। मतलब उसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, जिससे ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। तो ईसीजी एक ऐसा टेस्ट है जो हार्ट के अंदर इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को मेजर करता है। अगर मतलब देखो बेटा, सिंपल लैंग्वेज में अपन बोले तो यही बोलेंगे कि भाई इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को मेजर कर रहा है। बट हम सिंपल सी लैंग्वेज, मतलब जो अपनी कॉमन लैंग्वेज है, जो अपन समझने के लिए यूज करते हैं, वो अपन एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो मेनली ये हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, ये एक तरह की क्या है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। कहीं ना कहीं हार्ट के अंदर इंपल्स बन रही है। वो इंपल्स, वो आवेग क्या कर रहे हैं? हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, और इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण हार्ट जो होता है ब्लड को पंप कर रहा है। तो
ध्यान से सुनेंगे, ईसीजी एक ऐसा टेस्ट है जो हमारे हार्ट में होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पता लगाता है। जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है, चेस्ट पेन होता है, तो क्या होता है, स्पेशली हार्ट अटैक वाली कंडीशन में, कि उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है या हार्ट काम करने धीरे कर देता है ना। तो डॉक्टर जिस पेशेंट को चेस्ट पेन होता है या फिर जिस पेशेंट को हार्ट अटैक आता है, डॉक्टर तुरंत बोलता है कि भाई आप इसकी ईसीजी करो, है ना। कार्डियोलॉजी के अंदर अगर आप जाओगे तो वहां पर इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट जाएगा तो सबसे पहले उसकी ईसीजी होती है ना। तो पेशेंट तुरंत ईसीजी, डॉक्टर को पता चल गया कि भाई इसकी एमआई है, एमआई मतलब हार्ट अटैक वाली कंडीशन है, ठीक है। तो वहां पर क्या है, भाई इसके हार्ट के अंदर कोई दिक्कत है, कोई ब्लॉकेज आ गया है। तो ईसीजी एक ऐसा टेस्ट है जो हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कैलकुलेट करता है, या फिर हमारी हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है इसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इस पे एक ग्राफ पे, है ना। तो सिंपल सी बात है, ईसीजी एक ऐसा टेस्ट है जो हमारे हार्ट में होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एक ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करके दे देता है। देखो समझाती हूँ। देखो बेटा जी, जिस भी पेशेंट को टेस्ट कराना होता है ना, तो सिंपल से क्या होती है, एक मशीन होती है, ठीक है। सिंपल से क्या होती है, एक ऐसी मशीन होती है जिसे अपन बोलते हैं ईसीजी मशीन, ठीक है। ये मशीन के अंदर आपकी लीड्स होती हैं। कितनी लीड्स होती है, धीरे धीरे आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, बट याद रखना 6 चेस्ट लीड होती है और 4 लिम्फ लीड होती है, ठीक है। तो ये आपकी मशीन है, इस मशीन के अंदर लीड्स होती हैं। टोटल आपकी कितनी होती है, 4 लिम्फ लीड होती है जो आपके हाथों पे लगाई जाती है। लिम्फ लीड दोनों हाथ के ऊपर और दोनों पैर के ऊपर। लिम्फ के बाद लीड्स के बारे में एक अलग से लेक्चर होगा आपका, तो वहां पर अपन और डिटेल में इसको समझेंगे। अभी अपन बेसिक समझ रहे हैं तो वो समझते हैं। और यहाँ पर 6 चेस्ट लीड होती है जो चेस्ट के ऊपर लगाई जाती है, जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। 1 V1 V2 V3 V4 V5 और V6, इसको V से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ईसीजी एक सिंपल सा टेस्ट है, उस टेस्ट के अंदर हमारी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कि भाई हमारे हार्ट में एक्चुअल कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है। जब ईसीजी हो जाती है तो डॉक्टर क्या करता है, ऐसा एक ग्राफ पेपर दे देता है आपको, यही आपका ईसीजी है, रिपोर्ट है ये आपका, है ना। ये ईसीजी रिपोर्ट है। तो डॉक्टर क्या करता है, देखो जैसे कि मान लो कोई भी पेशेंट आया चेस्ट पेन वाली कॉम्प्लिकेशंस लेके आया कि भाई मेरे बहुत सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है ना। डॉक्टर ने क्या लिख दिया, भाई आप ईसीजी टेस्ट करा के आओ। ईसीजी टेस्ट कराएंगे जाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, पेशेंट को क्या किया जाएगा, लेटा दिया जाएगा, है ना। देखो ऐसे पेशेंट को इस तरह से लेटा दिया जाएगा। 6 चेस्ट लीड जो होती है उसकी चेस्ट के ऊपर लगाई जाएगी, और 4 जो लिम्फ लीड होती है 2 हाथ पर और 2 पैर पे कैसे लगाई जाती है, क्या पोजीशंस होती है, आगे अपन समझेंगे, ठीक है। तो और फिर उसके बाद में पेशेंट को बोला जाता है बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन के अंदर लेट जाओ, ना आपको हिलना है, बिल्कुल रिलैक्स, जैसे आप घर पे लेटते हैं वैसे आपको लेटना है। ये मशीन है, मशीन क्या करेगी, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नोट करेगी और इस ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर देगी, है ना। और आपको कुछ इस तरह की रिपोर्ट मिल जाएगी। अब डॉक्टर इस रिपोर्ट को पढ़ेगा और बताएगा कि भाई आपके हार्ट में दिक्कत है या नहीं है ना। अगर सारी वैल्यूज नॉर्मल आ रही है तो हार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कोई भी वैल्यू में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बढ़ा हुआ आ रहा है, कुछ कम हुआ आ रहा है, तो वहां पर हार्ट में प्रॉब्लम है। समझे बात को। तो ईसीजी क्या है, एक सिंपल सा टेस्ट है। ईसीजी क्या है, ईसीजी एक सिंपल सा टेस्ट है। उस टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, आपके हार्ट की, ध्यान से सुनो, ईसीजी एक सिंपल सा टेस्ट है। उस टेस्ट के अंदर आपके हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एक ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करके दे दिया जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। बच्चे मतलब चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, तब उनको समझ में नहीं आती। उम्मीद करती हूँ इससे आपको पूरी डेफिनेशन याद हो गई होगी। तो क्या है, ईसीजी क्या है, एक टेस्ट है जो आपकी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, किस पे, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। बाकी जो अदर चीजें समझाई वो एक्स्ट्रा है कि भाई 6 लीड होती है आपकी, 6 चेस्ट लीड होती है, 4 लिम्फ लीड होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह की मशीन होती है, मशीन भी अलग अलग आती है, सिंगल चैनल मशीन, 3 चैनल वाली आती है, 12 चैनल वाली आती है, 6 चैनल वाली आती है। धीरे धीरे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्लास है, आराम से समझो, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन को उसकी डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए ना कि ईसीजी क्या होता है, और रिपोर्ट में आपको ये ग्राफ मिलता है।
इस ग्राफ के अंदर ये आपको इतनी सारी लीड्स देखने को मिल रही है, ये क्या है ये सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये आपकी चेस्ट लीड से जो आती है वो है, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, अपन स्टार्टिंग का बेसिक ही समझ रहे हैं, ठीक है। बेटा देखो बच्चों को क्या होता है ना कि सबसे पहले ना अपन को बेसिक पढ़ना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन अपन को पता होनी चाहिए, फिर अपन नॉर्मल वैल्यूज पढ़ेंगे और फिर अपन अब नॉर्मलिटीज पे जाएंगे, ठीक है। आ जाओ डेफिनेशन बताती हूँ। देखो तुमसे कोई डेफिनेशन कभी कोई नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर, कभी कोई नहीं पूछेगा कि डेफिनेशन क्या होती है ईसीजी की, बट चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो देखो दो डेफिनेशन है यहाँ पर आप लोगों के लिए। द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी प्रोवाइड ग्राफिक डेपिक्शन या फिर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेटेड बाय द हार्ट, मतलब हमारे हार्ट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है ना। आपको पता है हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स बोल लो, तो हमारे हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है या फिर इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, उस फोर्स को या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफिक पेपर पे रिप्रेजेंट करके देता है, सिंपल सा। या फिर ECG इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, हमारे हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिफ्लेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ द कंडक्शन सिस्टम। कहीं ना कहीं वो क्या बता रहा है कि हमारा हार्ट का कंडक्शन सिस्टम कैसा है, मतलब हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, हमारा हार्ट काम कैसे कर रहा है, ठीक है। आगे अपन कंडक्शन सिस्टम की भी बात करेंगे, स्पेशली पूरा कंडक्शन सिस्टम अलग से दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट धीरे धीरे अपन बेसिक पे चल रहे हैं ना। आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा कभी जिंदगी के अंदर, है ना, पर कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, देखो ईसीजी क्या है, एक टेस्ट है, टेस्ट में क्या किया, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करके आपको दे दिया गया, है ना। ये बोल दिया गया कि भाई ये आपकी ईसीजी की रिपोर्ट है, आप ले लीजिए, ठीक है। बट जब आप इसको देखोगे ना तो आपको इस पे कुछ वेव्स दिखेंगे, कुछ डिफ्लेक्शंस दिखेंगे, वो डिफ्लेक्शंस कुछ इस तरह के होंगे या फिर कुछ इस तरह के, है ना। उस ग्राफ के ऊपर ये क्या है, आपका ग्राफ है, उस ग्राफ के ऊपर ऐसे डिफ्लेक्शंस दिखेंगे आप, है ना, इसे ही अपन ईसीजी बोलते हैं। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, द ईसीजी ग्राफ, जो ईसीजी का जो ग्राफ है, अपीयर एज अ सीरीज ऑफ डिफ्लेक्शन, मतलब जो आपको ग्राफ मिलता है ईसीजी से, जो रिपोर्ट मिलती है उस ग्राफ के अंदर आपको सीरीज ऑफ डिफ्लेक्शन एंड वेव, मतलब उसके अंदर आपको बहुत सारे डिफ्लेक्शंस देखने को मिलते हैं या फिर बहुत सारी वेव्स देखने को मिलती है, और ये डिफ्लेक्शन और ये वेव किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, कार्डियक साइकिल। कौन सी कार्डियक साइकिल, हर एक कार्डियक साइकिल, ईच कार्डियक साइकिल, 12th क्लास में, सॉरी 11th क्लास में आपने कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर फर्स्ट ईयर के अंदर कार्डियक साइकिल से बहुत बड़ा टॉपिक है, जो होता है आपके कभी 20 नंबर का एग्जाम में आ जाता है, कभी 4 नंबर का आ जाता है, तो सेपरेट अपन उसको पढ़ेंगे, ठीक है, यू जस्ट डोंट वरी। बट अभी आपको पता होना चाहिए एक कार्डियक साइकिल मतलब आपका हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, ये पूरा एक कार्डियक साइकिल है, और इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 0.8 सेकेंड। एक कार्डियक साइकिल का बता रही हूँ कि ईसीजी का जो ग्राफ है उसके अंदर आपको बहुत सारी वेव्स और बहुत सारी डिफ्लेक्शंस देखने को मिलेंगे। ये डिफ्लेक्शन किससे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, एक सिंगल कार्डियक साइकिल से प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चले अब बात करते हैं डिफ्लेक्शन की, ठीक है। अब ध्यान से सुनो बेटा जी, डिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताती हूँ। ईसीजी के अंदर आपको मेनली जो मैं आपको डिफ्लेक्शंस बता रही हूँ यही डिफ्लेक्शंस देखने को, जब आप ईसीजी ग्राफ देखेंगे ना तो आपको कुछ ऐसे फिर ये रिपीट हो रही है, देखो ये इतना सा पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है, इतना सा पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब मेन क्या है, ये इतना सा पोर्शन, अगर ये समझ लिया ना तो ये तो बाद में रिपीट ही हो रहा है। अगर इसको अपन रिपोर्ट में देखें तो यहाँ पर ये देखो इतना सा पोर्शन है ना, फिर बाद में ये वापस रिपीट है,
वापस इसका रिपीट है, फिर ये दूसरी चालू हो गई, फिर भी आपको यही देखने को मिल रहा है, ये इसका रिपीट है। ठीक है, क्लियर। अब देखो ईसीजी के अंदर मेनली आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ चीजें देखने को मिलती है। चलो डिफ्लेक्शंस की बात कर लेते हैं अपन। डेफिनेशन अपन ने समझ ली, अब अपन डिफ्लेक्शन को पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, ईसीजी ग्राफ्स कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ डिफ्लेक्शंस एंड वेव्स। ईसीजी का जो ग्राफ होता है उसके अंदर है ना सीरीज ऑफ डिफ्लेक्शन, मतलब बहुत सारे से लगातार, सीरीज मतलब एक सीरीज के अंदर, एक सीरीज के अंदर आपको बहुत सारे डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो सीरीज ऑफ डिफ्लेक्शन या सीरीज ऑफ वेव्स आपको देखने को मिलती है। ईच इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक डिफ्लेक्शन हैज बीन असाइन अ लेटर ऑफ अल्फाबेट। हर डिफ्लेक्शन को एक अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। ध्यान से सुनो, हर एक अल्फाबेट को, सॉरी हर एक डिफ्लेक्शन को, जैसे कि ये आपका डिफ्लेक्शन है, इसको भी किसी एक अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। ये वाला डिफ्लेक्शन है, इसको भी अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। ये वाला डिफ्लेक्शन है, इसको भी अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। इस वाले को भी अल्फाबेट को डिनोट करेंगे। और ये वाला डिफ्लेक्शन है, इसको भी अपन अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, डिफ्लेक्शंस की बात कर। यहां पर टोटल आपको ईसीजी के अंदर 4 डिफ्लेक्शंस देखने को मिलेंगे। एक देखने को मिलेगा पी, ही नहीं बन रहा। यहाँ पर जो डिफ्लेक्शंस होते हैं ना, देखो सबसे पहला जो डिफ्लेक्शन होता है उसे अपन बोलते हैं पी वेव। ठीक है, फिर आता है ये क्यू, ये आर, ये एस। ठीक है, तो पहला डिफ्लेक्शन क्या कहलाता है? पी वेव। दूसरा डिफ्लेक्शन को अपन कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। और ये जो तीसरा डिफ्लेक्शन है इसे अपन बोलते हैं टी वेव। मेनली ईसीजी के अंदर आपको यही डिफ्लेक्शंस देखने को मिलेंगे या यही वेव्स देखने को मिलेगी। ईसीजी का ग्राफ क्या शो करता है? ईसीजी के ग्राफ के अंदर आपको सीरीज ऑफ डिफ्लेक्शन या फिर सीरीज ऑफ वेव्स देखने को मिलती है। उसमें मेनली आपको यही सब देखने को मिलेगा। उसमें मेनली आपको यही सब देखने को मिलेगा। पहला डिफ्लेक्शन जो होगा वो पी वेव कहलाएगा, फिर आता है आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और आता है तीसरा टी वेव। ठीक है, अब देखो कभी कभी मेनली जो आपको ईसीजी में डिफ्लेक्शंस देखने को मिलते हैं ना बेटा जी, पी आर एस टी और यू। देखो बेटा जी, जो नॉर्मल ईसीजी होती है ना उसके अंदर आपको ये यू वाला देखने को नहीं मिलता है, बट कभी कभी दिखने को मिल जाता है। बट मोस्ट ऑफ दी जो ये यू वाला डिफ्लेक्शन है ये आपको अबनॉर्मल कंडीशन के अंदर ही देखने को मिलता है। अब ध्यान से सुनो, ईसीजी के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहे हैं। अगर अपन बनाए तो यहां पर देख लो, पी वेव, ये क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शंस देखने को मिलते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे एक और पॉइंट कि ये जो आपका पी वेव है, देखो बेटा जी, अगर अपन अपना हार्ट बना है ना, ठीक है ध्यान से सुनेंगे, तो आपकी पी वेव है, ये पी वेव क्यों बन रही है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या फिर एट्रिया के अंदर डीपोलराइजेशन। अभी सिंपल सी टर्म रखते हैं, ठीक, कॉन्ट्रैक्शन बोलो या फिर सिस्टोल बोलो,
मतलब आपके हार्ट के, देखो बेटा जी ईसीजी की डेफिनेशन ही मैंने आपको क्या बताई, ईसीजी की डेफिनेशन में ही मैंने आपको बताया कि ईसीजी एक टेस्ट है जिसके अंदर हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब उस ईसीजी के अंदर आपको बहुत सारी वेव्स देखने को मिलती है, उसमें से जो सबसे पहली वेव है वो क्या शो कर रही है, आपके एट्रिया को रिप्रेजेंट कर रही है। आपके इस एट्रिया में कॉन्ट्रेक्शन होता है ना, आपके इस एट्रिया में कॉन्ट्रेक्शन होगा, कॉन्ट्रेक्शन होने से ब्लड नीचे वेंट्रिकल में जाएगा। तो ईसीजी के अंदर जो आपकी पी वेव है, ये जो आपकी पी वेव है ये क्या बता रही है, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को बता रही है। अगर किसी पर्सन के एट्रिया के अंदर दिक्कत है, मतलब आलिंद के अंदर दिक्कत है, तो यहाँ पर इस पी वेव के अंदर आपको अबनॉर्मलिटी देखने को मिल जाएगी, मतलब इसका साइज नॉर्मल साइज से बड़ा होगा, है ना, या फिर इसका शेप चेंज हो जाएगा, मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो आपकी हार्ट के अंदर जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उससे क्या बनती है, ईसीजी की पी वेव बनती है। फिर आता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये किसको शो करती है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को, या फिर वेंट्रिकल के सिस्टोल को। मतलब आपकी जो ये वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आपके वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये आपकी वेव बनती है। फिर आती है आपकी टी वेव। ये टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकल का रिलैक्स, वेंट्रिकल जब रिलैक्स होता है, ठीक है, या फिर उसका डायस्टोल। देखो बेटा जी, एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हुआ ईसीजी की, ध्यान से सुनो, एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हुआ ईसीजी की पी वेव बन गई, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन गया, वहीं वेंट्रिकल के अंदर रिलैक्सेशन हुआ, यहाँ पर टी वेव बन गई। अब कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैडम आपने एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन बता दिया, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन बता दिया, वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन बता दिया, बट एट्रिया का रिलैक्सेशन नहीं बताया। बेटा जी एट्रिया का साइज इतना छोटा होता है कि उसके रिलैक्सेशन का जो टाइम पीरियड होता है और वो जो उसका होता है, इसके कारण उसकी वेव नहीं बन पाती है। कभी कभी कंडीशन में कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है जब आपको देखने को मिलती है, उसी के कारण यू वेव आती है, बाकी आपको एट्रिया के रिलैक्सेशन के कारण कोई वेव देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे वापस। डिफ्लेक्शंस की बात कर रहे हैं तो ईसीजी ग्राफ के अंदर आपको बहुत सारे सीरीज ऑफ डिफ्लेक्शन या बहुत सारी वेव्स देखने को मिलती है। उस वेव्स को अपन अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। मेनली अपन कौन से अल्फाबेट काम में लिए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ वेव, वेव के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं P, QRS, T एंड U। बता दिया U वेव आपको नॉर्मल कंडीशन में नहीं देखने को मिलती है, सिर्फ अब नॉर्मल कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है। तो ईसीजी में आपको P वेव देखने को मिल गई, QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव देखने को मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद में P वेव क्यों बनी ये भी मैंने आपको बता दिया है, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से। कॉन्ट्रैक्शन को अपन सिस्टोल भी बोलेंगे, डीपोलराइजेशन भी बोलेंगे। अब धीरे धीरे ना अपन कॉन्ट्रैक्शन टर्म को हटा के मेडिकल टर्म यूज करेंगे, दैट इज डीपोलराइजेशन, है ना। ठीक है, तो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से, एट्रिया में संकुचन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर डीपोलराइजेशन होगा तो ईसीजी के अंदर पी वेव बनेगी। वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, और वेंट्रिकल के अंदर रिलैक्सेशन होगा तो आपकी टी वेव बनेगी। एट्रिया का रिलैक्सेशन टाइम बहुत कम होता है, इसीलिए इसके कारण कोई वेव नहीं बनती है। ठीक है, और याद रखना तो मेनली ईसीजी के अंदर आपको यही वेव्स देखने को मिलेगी। ये आपकी पी वेव, ये आपकी पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। और अब आपको इतना पता चल गया होगा, उम्मीद करती हूँ कि अगर एट्रिया में कोई दिक्कत हुई तो पी वेव के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, वेंट्रिकल में कोई दिक्कत हुई तो आपके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स या फिर टी वेव में देखने को मिलेंगे। अगर वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में दिक्कत हुई तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में दिक्कत आएगी, साइज बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। वहीं वेंट्रिकल रिलैक्सेशन में दिक्कत हुई तो टी वेव के अंदर आपको चेंज देखने को मिलेगा। और एक और चीज मैं आपको बताती हूं, ठीक है,
क्लियर? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ईसीजी के अंदर चीजें आपको समझ में आए इसलिए मैं आपको बड़ा बड़ा बता रही हूँ। देखो बेटा जी, पी वेव, टी वेव और कभी कभी यहाँ पर यू वेव भी बनती है, ठीक है, टी वेव के बाद में। तो याद रखना ये तीनों हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगी। अगर आप सोच रहे हो कि पी वेव को आप ऐसे स्मॉल लेटर में लिख दो, टी वेव को स्मॉल टी में लिख दो या फिर यू को स्मॉल यू में लिख दो, तो ये हमेशा आपका गलत हो जाएगा। रिप्रेजेंट करने का ये जो वेव्स है, ये जो डिफ्लेक्शन है, इसको रिप्रेजेंट करने का अपना एक तरीका है। पी वेव, टी वेव और यू वेव आप उसको ऑलवेज कैपिटल वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इसको आप ऑलवेज हमेशा कैपिटल वर्ड से रिप्रेजेंट ही करना है आपको, ठीक है। पी वेव हो गई, टी वेव हो गई, यू वेव हो गई, तीनों को आपको कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करना है। अगर आप स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो आपका वहां पर वो गलत हो जाएगा। चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वही तो याद रखना, पी वेव, टी वेव, क्यू यू वेव, है ना, यू वेव जनरली होती नहीं है और अगर है तो टी वेव के बाद में आएगी और उसको कैपिटल से ही रिप्रेजेंट करना है। तो कन्वेंशन ऑफ पी, टी एंड यू वेव ऑलवेज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर। याद रखना, कभी पी वेव को आप, जैसे कि मान लो आपने ऐसे ईसीजी बना दी, वो लिख दिया आपने उल्टी, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। वही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डिपेंड करता है उस वेव की लेंथ पे कि वो वेव कितनी बड़ी है, उसका कॉम्प्लेक्स कितना छोटा है, ठीक है। तो देखो, while the QRS wave can be represent by either a capital or small letter depend upon their relative and absolute magnitude। अब ध्यान से सुनो, पी वेव, टी वेव, यू वेव, है ना, इन तीनों को अपन जनरली कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे, बट जहां पर बात आ जाती है किसकी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की या फिर क्यूआरएस वेव की, ठीक है, क्यूआरएस वेव की, वहां पर अपन उसे कैपिटल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल से भी डिनोट कर सकते हैं। वहीं हम डिसाइड कैसे करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को देख के कि भाई उसकी लंबाई कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। ध्यान से सुनो, लार्जर वेव, अगर वेव लार्ज है, ठीक है, किससे, 5 mm से, आपको पता है ऐसे बॉक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा बॉक्स किसका है, 1 mm का है, फिर ये 2 mm का है, 3 mm का है। तो यहाँ पर अगर आपका QRS, जो QRS मतलब Q वेव, S वेव और R वेव इस 5 mm के, यहाँ पर इसकी हाइट भी 5 mm है, ये भी 5 mm है, स्पेशली हम उसकी हाइट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर 5 mm से ज्यादा मैग्नीट्यूड है या फिर QRS, जो आपकी QRS वेव है, उसकी हाइट 5 mm से ज्यादा है, तो उसे अपन कैपिटल से डिनोट करेंगे। ये लिखा है यहाँ पर कि QRS वेव को अपन कैपिटल लेटर से भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर से भी लिख सकते हैं, बट डिपेंड करता है उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर। अगर वेव 5 mm से ज्यादा है तो उसे अपन कैपिटल QRS लिखेंगे, वही स्मॉल है अगर, या फिर उसका जो हाइट है ना, मैग्नीट्यूड बोले तो हाइट, वो इसके अंदर ही आ रही है, तो यहाँ पर ये 5 mm के अंदर ही आ गई, ये 5 mm के अंदर ही आ गई इसकी हाइट, तो अपन इसे स्मॉल q, स्मॉल r और s से करेंगे, स्मॉल s, ठीक है। तो याद रखना, ईसीजी के अंदर जो डिफ्लेक्शंस होते हैं उसमें पी डिफ्लेक्शन या फिर पी वेव और आपकी टी वेव और यू वेव को अपन हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, वही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को अपन कैपिटल से भी डिनोट कर सकते हैं और स्मॉल से भी डिनोट करते हैं, डिपेंड करता है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। अगर उसका मैग्नीट्यूड 5 mm से ज्यादा है या फिर 5 mm से ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड है तो वहां पर लार्ज वेव देखने को मिलेगी, मतलब उसे अपन QRS देखने को बोलेंगे। जैसे कि देख लो ना ऐसे, तो यहाँ पर अपन QR और S काम में लेंगे, है ना। वहीं अगर 5 mm से कम है, यहाँ पर QR और वही 5 mm के अंदर है तो स्मॉल लेटर QR S से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना,
थोड़ा सा अपन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। आर, एस और टी। ठीक है, यहाँ पर पी वेव क्या डिनोट कर रहा है? अपन को पता है ये जो पी है एट्रियल टोल को या फिर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को डिनोट। और याद रखना इसे अपन बोलते हैं फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ऑफ ईसीजी। ईसीजी के अंदर पहला पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, देखो बेटा जी, अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, सिंपल सी बात है। तो ध्यान से सुनो, पी वेव क्यों बनती है? एट्रिया के डीपोलराइजेशन के कारण बनती है, मतलब एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के कारण बनती है। और पी वेव जो होता है ईसीजी का पहला पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है। वही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पर ये क्या है, नीचे जा रहा है, तो क्यू वेव का क्या आएगा? यहाँ पर क्यू क्या डिनोट कर रहा है? फर्स्ट नेगेटिव सेक्शन ऑफ। अगर कभी आपको बोले फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ऑफ ईसीजी, दैट इज पी वेव। वही फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन ऑफ ईसीजी, देखो पहला पॉजिटिव डिफ्लेक्शन पी वेव है और पहला नेगेटिव डिफ्लेक्शन आपका क्यू वेव है ना। वही अगर आपसे बोले फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आफ्टर क्यू वेव, ध्यान से सुनना, आफ्टर क्यू वेव, आफ्टर मतलब बाद, क्यू वेव मतलब बाद, क्यू वेव के बाद में, क्यू वेव के बाद में पहला पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कौन सा है? तो आप बोलोगे आर वेव। तो आर वेव क्या है? फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आफ्टर वेव, या फिर और करके लिख दो सेकेंड पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। ये समझ रहे हो? उम्मीद कर रही हूँ सब समझ में आ रहा होगा। देखो बेटा जी, पी वेव क्यों बन रही है? एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से बन रही है। ये मिट गया। फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ऑफ। ठीक है, तो पी वेव क्यों बनी? एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से बनी। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्यों बना? वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से बना। टी वेव क्यों बनी? वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन से बना। अब पी वेव जो होता है उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ऑफ ईसीजी। की अगर आप ईसीजी अंदर जाते हैं, ईसीजी को आप देखते हैं, तो उसमें पहला पॉजिटिव वेव या पहला डिफ्लेक्शन जो आपको देखने को मिलता है पॉजिटिव, वो पी वेव होता है। फिर आप आगे देखेंगे तो आपको क्यू वेव देखने को मिलेगी, वो नेगेटिव है। तो फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन ऑफ ईसीजी दैट इज क्यू वेव। वही आर वेव क्या है? फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आफ्टर क्यू वेव। आप बोल सकते हो इस क्यू वेव के बाद में पहला पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आर वेव है, या फिर सेकेंड पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ऑफ ईसीजी। अगर ओवरऑल बात करें ईसीजी का पॉजिटिव है ना, ईसीजी का सेकंड पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। पहला तो ये हो गया, तो सेकंड पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ही तो हुआ ही है ओवरऑल बात करें। वही अगर क्यू वेव के बाद के पूछा जाए तो आपका आर वेव फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, वही एस वेव क्या है? वही एस जो है क्या है? नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। तो ये बोल दोगे कि आप देखो, या तो आप इसको बोल सकते हो आर वेव के बाद में पहला नेगेटिव डिफ्लेक्शन, या फिर सेकंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन ऑफ ईसीजी। तो इसको आप बोल सकते सेकंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन ऑफ, या फिर और करके अपन लिख सकते हैं फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन ऑफ ईसीजी
आफ्टर आर वेव। समझ रहे हैं चीजों को, है ना? एक ही बात को कैसे कैसे बोला जा रहा है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है? बस कंफ्यूज ही नहीं होना है आपको। देखो बेटा जी, पी वेव जब अपन ईसीजी पढ़ते हैं तो वहां पर आपको पहला पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आपको पी वेव देखने को मिला, तो इसे फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बोलते हैं। फिर आप आगे जाएंगे तो आपको नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा क्यू वेव। तो यहाँ पर पहला नेगेटिव डिफ्लेक्शन बोला, तो फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन ऑफ ईसीजी। उसके बाद में आर वेव की बात करते हैं। तो देखो बेटा जी, क्यू वेव के बाद में पहला पॉजिटिव डिफ्लेक्शन क्या है? आर वेव है। अगर क्यू वेव के रिस्पेक्ट में अपन आर वेव की पोजीशन बताए, ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट अपन ने क्या लिया? क्यू वेव के रेस्पेक्ट में अपन ने आर वेव की पोजीशन बताया, तो क्यू वेव के रेस्पेक्ट में आर वेव पॉजिटिव है, तो क्या है? फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आफ्टर क्यू वेव। क्यू वेव के बाद में पहला पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आपका आर वेव है ना? वही ओवरऑल देखें तो सेकंड पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ऑफ ईसीजी। वही एस वेव की बात करें तो क्या है? आर वेव के रिप्रेजेंट करें तो आर वेव के बाद में पहला नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। वही ओवरऑल बात करें तो सेकंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, ठीक है? और टी वेव आपका पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है। टी वेव आपका ओवरऑल जी पॉजिटिव ही डिफ्लेक्शन है, ठीक है? समझ में आई मेरी बात? तो देखो सॉरी देखो, एंटायर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स व्यू एज ए यूनिट, तो यहाँ पर ये पी वेव हो गई, ये क्यू आर एस टी, तो पी क्यू आर एस और टी, इस पूरे क्यूआरएस को एक यूनिट की तरह देखा जाता है, इसीलिए अपन इसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, मतलब वेंट्रिकल सिस्टोल का डीपोलराइजेशन। पॉजिटिव डिफ्लेक्शन को अपन आर वेव बोलेंगे, ठीक है? नेगेटिव डिफ्लेक्शन को जो आर वेव के पहले है उसे क्यू वेव बोलेंगे। देखो बेटा जी, आफ्टर मतलब बाद, बिफोर मतलब पहले, ठीक है? तो यहाँ पर आर वेव के पहले जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है क्यू वेव बोलेंगे, आर वेव के बाद में जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है उसे एस वेव बोलेंगे। ऐसी बात है, ठीक है? तो यहाँ पर एक और पॉइंट देख लो, सिग्निफिकेंट वाला, ठीक है? ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, सिंपल सा है बस। देखो, सिग्निफिकेंट ऑफ ईसीजी डिफ्लेक्शन, यहाँ पर पी वेव क्या सिग्निफाई कर रही है? एट्रियल डीपोलराइजेशन को। देखो बेटा जी, लिखने को अपन एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल सिस्टोल भी लिख सकते हैं, बट हम मेडिकल स्टूडेंट है ना, हम नहीं, मतलब आप हो, ठीक है? हाँ, और मैं भी हूँ, मतलब पढ़ाई तो पूरी हो गई है, सब कुछ हो गया, बट ठीक है। तो यहाँ पर एट्रियल डीपोलराइजेशन मेडिकल टर्म्स अपन को काम में लेनी है ना? तो यहाँ पर पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को। वही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो कर रहा है। तो वही यहाँ पर क्यू आर और एस वेव के बारे में बताया गया है। क्यू आर पूरा बना लो, ये कभी कंफ्यूज ना हो, चीजों को जितना डायग्राम बनाओगे ना। क्यू, यहाँ पर तीन वेव है। फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन आर वेव के पहला नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्यू वेव, फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन क्यू वेव के बाद में पहला पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आर वेव हो गया, और एस वेव क्या है? फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन आफ्टर एस वेव, ठीक है? जो मैंने बताया वो भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है? प्रोड्यूस बाय द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन को, ठीक है? यू वेव रिप्रेजेंट कर रही है पुरकिंजी रिपोलराइजेशन, कि मैं आपको आगे बताऊंगी, बट नॉर्मल ईसीजी के अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलती है, ठीक है? क्लियर? तो आपको एक नॉर्मल ईसीजी में क्या देखने को मिलेगा वो देख लीजिए एक बार। नॉर्मल ईसीजी के अंदर आपको ये पी वेव देखने को मिलेगी, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये टी और ये यू। फिर आगे आपका अगला कॉम्प्लेक्स वापस चालू हो जाएगा। तो पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उम्मीद कर रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलो मैं एक बार फटाफट से रिकॉल करवा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? ध्यान से सुनो, ईसीजी क्या होता है? सबसे पहले जो मैंने डायग्राम बताया ना, उसी से चीजों को लर्न करो आप, ठीक है? आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है?
तो ईसीजी क्या होता है? ईसीजी एक सिंपल सा टेस्ट है। उस टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, हमारे इस हार्ट में जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, उसको एक ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करके दे दिया जाता है। सिंपल सी बात है, ये इसकी डेफिनेशन है। और उस ग्राफ पेपर के अंदर आपको बहुत सारी सीरीज ऑफ रिफ्लेक्शंस और वेव्स देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ ऐसी रिपोर्ट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद में डिफ्लेक्शंस की बात करते हैं तो इसी ग्राफ के अंदर आपको बहुत सारी वेव्स देखने को मिलती है। उसमें उन सभी वेव्स को, उन सभी डिफ्लेक्शन को अपन अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अल्फाबेट क्या है? PQRSTU। ठीक है, स्पेशली फिर अपन ने बात करी, यहाँ पर अपन को ये देखने को मिलता है, पी वेव देखने को मिलती है, QRS कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, टी वेव देखने को मिलता है। उसके बाद में सेम वही प्रोसेस रिपीट होता है। यहाँ पर पी वेव क्या डिनोट कर रही है? एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को, कि हमारे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके कारण पी वेव बन रही है। QRS कॉम्प्लेक्स क्यों बन रहा है? वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन के कारण वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो QRS कॉम्प्लेक्स बन रहा है। फिर वही वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है तो टी वेव बन रही है। ठीक है, अगर एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन में दिक्कत है तो पी वेव में प्रॉब्लम आएगी। वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन में दिक्कत है तो QRS कॉम्प्लेक्स में दिक्कत आएगी। वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन में दिक्कत है तो टी वेव के अंदर दिक्कत आएगी। वही एट्रिया का रिलैक्सेशन नहीं होता है, बस इसका साइज जो होता है बिकॉज सबसे छोटा होता है, इसीलिए। फिर अपन ने बात करी कि जो पी वेव है, टी वेव है और यू वेव है, हमेशा उसको कैपिटल वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। वही QRS को अपन कैपिटल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्मॉल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिपेंड करता है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। 5 mm से ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड है, उसकी वेव्स का जो मैग्नीट्यूड है 5 mm से ज्यादा, मतलब लार्ज कॉम्प्लेक्सेस है तो अपन QRS लिखेंगे कैपिटल वाला। वही 5 mm से कम है तो अपन स्मॉल लिखेंगे। ठीक है, वही फिर अपन ने बात करी ईसीजी के अंदर जब अपन जाते हैं तो अपन को जो पहला पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, डिफ्लेक्शन ऑफ ईसीजी, फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ऑफ ईसीजी पी वेव होता है, फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन ऑफ ईसीजी क्यू वेव होता है। वही सेकंड पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आर वेव होता है, या फिर क्यू वेव के बाद में पहला पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आपका आर वेव होता है। वही एस वेव क्या है? आर वेव के बाद में पहला नेगेटिव डिफ्लेक्शन है या फिर सेकंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन ऑफ ईसीजी। और इसके सिग्निफिकेंट की बात, और आपको डॉक्टर कुछ इस तरह से इसकी रिपोर्ट के अंदर आपकी जो लीड्स होती है उनके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे, बट इतना मैं आपको बता देती हूँ कि 4 लिम्फ लीड होते हैं जो आपके चारों हाथों पे लगाए जाते हैं, और 6 चेस्ट लीड होती है जो चेस्ट के ऊपर लगाई जाती है। उससे ये ग्राफ बनता है, उस ग्राफ के अंदर अपन को ये लीड्स देखने को मिलती है। ध्यान से सुन लो, ईसीजी की रिपोर्ट के अंदर बेसिक बता देती हूँ, आपको एक फर्स्ट लीड देखने को मिलेगी, सेकेंड लीड देखने को मिलेगी, थर्ड लीड देखने को मिलेगी, फिर AVR, AVL, AVF देखने को मिलेगी, V1, V2, V4, V5 और V6। ये 6 लीड क्यों बनेगी? चेस्ट लीड, चेस्ट पे जो लीड लगाते हैं उससे ये बनेगी। वही ये क्यों बनी 6? जो अपन हाथों पे इलेक्ट्रोड लगाते हैं उससे बनी है। बाकी आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, फर्स्ट में इतना ज्यादा करना वो नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेक्चर को एक बार और अच्छे से देखना, आपको पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज का ये लेक्चर जो है आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसके सेकंड लेक्चर के साथ में। वहीं जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, और कमेंट में जरूर बताना कि आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।